प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग समुद्र से मुख्यतः शैवालों द्वारा तथा शेष 5% भाग नदी तालाब आदि में होता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः नीला, बैंगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। लाल रंग का अधिकतम अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% होती है। पादप पोषण हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों को अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें से 9 तत्वों की मात्रा बृहद होती है तथा ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं। 9 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी सांद्रता 1 ppm से कम होती है। दीर्घ पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, लौह, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल तथा जिंक आते हैं। जाइलम को जल संवाहक ऊतक कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिका वाहिकाएं काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। फ्लोएम को ब्लास्ट ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं चालनी सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक व फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतबीजी पौधा है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और HO2 प्राप्त करता है। क्वेश्चन, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। निम्नलिखित पादपीय पोषक तत्वों पर विचार कीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन और कैल्शियम दीर्घ पोषक तत्व हैं। मैग्नीज और जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। पादप हार्मोन हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 में स्टर्लिंग ने किया था। पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धिवर्धक हैं और एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन वृद्धिरोधक हार्मोन है। ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागण के व निषेचन के भी फल का विकास होता है। ये फल बीज रहित होते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिकेश फलन कहलाता है। ऑक्सिन का प्रयोग अपतरण निवारण तथा फलों को गिरने से बचाने में भी होता है। जिबरेलिन का प्रयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन तथा बीजों के अंकुरण में होता है। साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन है। यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है।
एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। एथिलीन पत्तियों, फलों एवं पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक लैंगिक विधि है जिसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों, तना एवं पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन या तना कर्तन, दाब लगाना तथा कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनन के आनुवांशिक की रूप से समरूप होते हैं। यह अपने जैसे आकृति के पौधे उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक ऐसी अलैंगिक विधि है जिसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों जैसे तना, जड़ या पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन या तना कर्तन, दाब लगाना या कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आनुवंशिकीय रूप से समरूप होते हैं। यह अपने जैसी आकृति के पौधे उत्पन्न करता है। बोगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। पादप जनन पुष्पों के विभिन्न भाग। पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। पराग कणों में पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहते हैं, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। उभयलिंगी पुष्प में पुमंग तथा जयांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना परिपक्वता कहलाती है। भ्रूण का विकास बीज में होता है, अतः पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग परागकोश है। कायिक प्रवर्धन पौधों के कायिक भागों यथा जड़, स्तंभ तथा पत्तों द्वारा जनन, जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते हैं, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। लाभ इसका मुख्य लाभ यह है कि इससे कोई भी क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है। यह जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ वृद्धि में सहायक नहीं है, क्योंकि कायिक अंग उतनी दूरी तक विपरीत नहीं हो पाते हैं जितनी कि बीज। कायिक जनन की विधियां स्तंभ कर्तन, दाब लगाना तथा कलम बांधना है। कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जनक रूपेण पैतृक समान होती है और इसमें कोई भिन्नता या नए गुण नहीं पाए जाते हैं। चूंकि इस विधि में किसी पौधे के एक भाग को काटकर उस कटे हुए भाग से नए पौधे का निर्माण किया जाता है, अतः कायिक जनन विषाणुओं का प्रसार भी करता है। इस प्रवर्धन को कभी भी किया जा सकता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब लगाकर, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलम बांध तकनीक से किया जाता है एवं गन्ने में तना काट विधि द्वारा प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3। एक, कायिक प्रवर्धन क्लोनीन जनसंख्या को उत्पन्न करते हैं। 3, कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। पौधों का आर्थिक महत्व। सूरजमुखी स्टेरेसी कुल का पौधा है, एक आवृत्त बीजी पौधा है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। चंदन, कपूर, लौंग तथा पिपरमिंट आदि पौधों से वाष्पशील सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। आंवला औषधि गुणों से युक्त है, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। नीम मच्छर विकर्षण प्राप्त होता है, इसमें एजाडीरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। कीटनाशी व कवकनाशी गुण उपस्थित होते हैं। फसलों में कीटों की वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु भी उपयोग में लाया जाता है। नीम का गर्भ निरोधक गोलियां बनाने में, चेचक, दमा आदि बीमारियों की दवाओं में भी प्रयुक्त होता है। नीम जैट्रोफा, रतनजोत, करंजा, नागपंचा, नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पतियां हैं। जैट्रोफा इसके बीजों से
बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। यह एक आवृतबीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। करंजा जैट्रोफा के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। पेट्रोक्राफ्ट्स में हाइड्रोकार्बन व लिपिड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। गन्ना और मक्का से व्यवहार्थ जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है तथा गन्ना व चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में भी किया जाता है। चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल हैं। ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कासनी एवं जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है। ये प्रायः यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में सड़कों के किनारे उगे हुए पाए जाते हैं। कट्टू का आटा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। वरुणा सरसों की एक प्रजाति है। सपना मटर की एक प्रजाति है जबकि कौशल मूंगफली की एक प्रजाति है। क्रिकेट के बल्ले बिलों की लकड़ी से बनाए जाते हैं जबकि हॉकी की स्टिक व क्रिकेट स्टंप बनाने में सहतूत की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मी को जल निम्न भी कहते हैं क्योंकि यह मुख्यतः जलासन्न भूमि में पाई जाती है। इसका प्रभाव मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। प्रमुख पादप रोग प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले पादप रोग। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग, जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली रोग, जिंक की कमी से लिटिल लीफ रोग, बोरान की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, बोरान की कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट, बोरान की कमी से सेब में आंतरिक काग, कॉपर की कमी से नींबू में डाइबैक रोग और मॉलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में व्हिप पटेल रोग, बोरान की कमी से सेब में आंतरिक काग भी होता है। पौधों में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग। आलू का सैथिल रोग, बंद गोभी का काला गलन रोग, क्राउन गाल रोग, नींबू का कैंकर रोग, ये सभी जीवाणु से होते हैं। पौधों में होने वाले प्रमुख कवक जनित रोग। गेहूं का काला कीट कवक से, गेहूं का स्लतकंड स्मट कवक के द्वारा, आलू की अगेती अंगमारी कवक द्वारा, आलू की पछेती अंगमारी कवक द्वारा, आलू का वार्ट रोग कवक के माध्यम से, मूंगफली का टिक्का रोग कवक से, गन्ने का लाल गलन रोग कवक से, धान का भूरी वर्ण चित्ती कवक से, अरहर की म्लानी कवक के द्वारा। भिंडी का पीत वर्ण सिरा रोग एक विषाणुजन्य रोग है। सफेद मक्खी इस विषाणु का वाहक है। बुकनी रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सफेद चूर्ण सा जम जाता है। यह रोग कवकों की कई प्रजातियों के द्वारा होता है। इस रोग से गेहूं, मटर, प्याज आदि प्रभावित होते हैं। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। पाइरिला एक छोटा सा पतंगा है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। सफेद कीट सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक जनित रोग है। इस रोग में पौधों के तने, पत्ती तथा पुष्प क्रम पर गहरे सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। यह रोग ब्रेसिकेसी कुल के अधिकांश पौधे, सरसों जिसमें सरसों भी शामिल है, को प्रभावित करता है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी का प्रयोग करते हैं। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है जो टैलेसा इंडिका नामक फफूंद से होता है। गेहूं का अर्गट रोग एक कवक जनित रोग है। यह रोग बाजरे को भी प्रभावित करता है। टुंगरो दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला धान का एक रोग है। यह रोग RTSV व RTBV नामक जीवाणु से होता है। यह हरी पत्ती के फुदके द्वारा प्रसारित होता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A, B और D सही है। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। और D नंबर सही है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है भिंडी की। इसे पीतवर्ण सिरा भी कहते हैं। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से।
जिंक की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं तथा पौधे बौने रह जाते हैं, जिसे लिटिल लीफ रोग कहते हैं। यदि इन पौधों की नई पत्तियां व पत्तियों के शीर्ष लगभग सफेद से हो जाते जाए तो वाइट बट इसे वाइट बट कहते हैं। यह मक्के में होता है। प्रमुख चिकित्सा उपकरण: स्टेथोस्कोप हृदय गति, हृदय स्पंदन की दर मापने हेतु, पेसमेकर हृदय गति कम हो जाने या अधिक हो जाने पर इस समान अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापने हेतु, सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी संपूर्ण शरीर में किसी विकृति का पता लगाने हेतु किया जाता है। ईसीजी हृदय संबंधी विकृतियों का पता लगाने हेतु, ईईजी मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने हेतु, ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल व अन्य जांच हेतु, एमआरआई संपूर्ण शरीर व अंगों का पूर्णतः सही पता लगाने हेतु। प्रमुख दिवस व दिन: विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी के अंतिम रविवार। विभिन्न क्रांतियों व संबंधित क्षेत्र: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से, लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। प्रमुख संस्थान व केंद्र: केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। वन आनुवांशिक तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, बीरबल साहिनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा में, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में, डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र हैदराबाद में, राष्ट्रीय पौधे जिनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। मिशन इंद्रधनुष उद्देश्य 2020 तक 7 टीकाकरण संबंधी रोगों से बच्चों की मुक्ति दिलाना है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी और अब जापानी इन्फेसलाइटिस भी शामिल हो गया है।